इसकी दवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं। आप अगर सिंगल ड्रग भी मिस करेंगे एपिलेप्सी की या दौरे की, तो आपको दौरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। सर ये बात हुई कारणों की और भी बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन अब सब एक बेसिक बात अभी भी रह जाती है कि डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं। मैम डायग्नोसिस मिर्गी का भी लगभग केवल सिम्टम्स के बेसिस पर होता है। जिस तरह की सिम्टम पेशेंट्स या उसके रिलेटिव्स, पेशेंट तो मोस्टली नहीं बता पाता है हमको, बट उनके रिलेटिव्स जो या बाइस्टैंडर्स जो बता रहे हैं, उनकी बेसिस पर क्लिनिकल क्या उनकी सिम्टम्स हुए हैं, उसकी बेसिस पर हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। बट हर एक केस में हमको एक बार कुछ ब्रेन की इमेजिंग, सीटी या एमआरआई और ईईजी, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके देखने होते हैं कि जो कारण है, कोई कीड़े की गांठ, ट्यूमर या इन्फेक्शन या स्ट्रोक या क्लॉट, ऐसा कुछ ना हो, वो हमको देखना होता है। साथ में ईईजी की जांच होती है जो दिमाग की विद्युत तरंगों या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को असेस करते हैं कि उनमें कोई डिस्चार्जेस तो नहीं है, और रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन। मोस्टली इन सब से हम लोग एपिलेप्सी का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सर एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं? मैम एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले होती हैं, इसमें मेडिसिन होती हैं। आजकल बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। पहले 3-4 ग्रुप की मेडिसिन थी, आजकल मोर देन 8 to 10 ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन हैं। उनसे एपिलेप्सी यूजुअली 80 to 90% केसेस में आराम से कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद भी यदि कुछ लोगों में ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है मेडिसिन से, तो सर्जिकल ऑप्शंस या टारगेटेड थेरेपी का ऑप्शन जो होता है वो हम यूज करते हैं। इसके अलावा यदि हमको एपिलेप्सी का कॉज आइडेंटिफाई होता है, जो अराउंड 30-40% केसेस में मिलता है कि कोई ट्यूमर है या इन्फेक्शन है या टीबी है या फिर कोई चोट का निशान, उन सबको भी हमको साथ में ट्रीट करना होता है। कि जो इटियोलॉजी है, उनकी जो कॉजेज बिहाइंड है, उनको हमको भी साथ में ट्रीट करना होता है, और उससे दौरे में अच्छा कंट्रोल हम प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 80-90% से भी ऊपर केसेज में मेडिसिन के बाद बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है और लोग बहुत नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं विद एपिलेप्सी। जैसे कि भी आपने बताया कि प्रेसिडेंट्स वगैरह, हाँ, यूएस प्रेसिडेंट्स, इवन नेपोलियन, जॉन डी रोड्स, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी कुछ हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट हम अच्छे ढंग से अपना नॉर्मल लाइफ स्पान टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हमारा ब्रेन की ओर से पहुंचकर कर सकते हैं। सर जैसे कि एपिलेप्सी को लेकर के बहुत सारी जो भ्रांतियां चली आ रही थी, तो जो टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, तो इससे जो इसका डायग्नोसिस और सब ट्रीटमेंट सब चेंज हो गया। बहुत पहले से तो चीजें बहुत सुधर गई होंगी, अच्छी हो गई होंगी, तो वो लोगों का डर बेसिकली मुझे लगता है दूर हो जाना चाहिए। आपके माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में कुछ एक नई चीजें भी आई हैं और कुछ पुरानी चीजें जो खराब थी वो भी बेटर हुई हैं। इनमें सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, नए मेडिसिन ऐसी बहुत तरह की अवेलेबल हैं जिनकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत कम है, जिनका इफेक्टिवनेस अच्छी है, साथ में उनको लेके प्रेगनेंसी में या महिलाओं को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, उनको फ्रीक्वेंसी भी उनकी कम लेनी होती है। इसके अलावा एपिलेप्सी ट्रीटमेंट में नए ऑप्शंस में जेनेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट भी आजकल इन्वेस्टिगेशनल चल रहे हैं कि बहुत सारे जैसे जैसे जीन्स का हमको आइडेंटिफाई हो रहे हैं जेनेटिक एपिलेप्सी में, इन जीन्स से हो रहा है, तो बेसिकली उन जीन्स को ही टारगेट करके टारगेटेड थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ों में चल रहा है। न्यूअर डेवलपमेंट में वेगस नर्व स्टिमुलेशन, वीनस जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक नया ऑप्शन अवेलेबल है, बट बहुत सेलेक्टेड केसेज में यूज होता है। इसके अलावा एपिलेप्सी सर्जरी जो पहले इतनी कॉमन नहीं होती थी, बट आजकल यदि रेजिस्टेंस सीजर हो रहे हैं, मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, एपिलेप्सी सर्जरी का भी एक अच्छा ऑप्शन उपलब्ध है। सर ये जो आपने बताया जेनेटिक वाला, ये अभी ट्रायल बेस है या शुरू हो चुका है? मोस्टली अभी ट्रायल्स बेसिस पे हैं। कुछ एक मेडिसिन हुई है, कुछ एक ड्राइवेट सिंड्रोम वगैरह के लिए कि जेनेटिक जिसकी वजह से है, बाकी अभी ट्रायल बेस्ड है, बहुत अच्छा नहीं हुआ, बट इन फ्यूचर आई एम श्योर कि वो अच्छा डेवलप होगा और हम लोग टारगेटेड थेरेपी यूज कर पाएंगे एपिलेप्सी के पेशेंट्स में भी। सर जैसे आप शुरू में भी थोड़ा बहुत बता चुके हैं कि अगर किसी को दौरा पड़ता है तो क्या करना चाहिए, फिर वही बात एक बार हम आपसे चाहेंगे कि अगर कुछ और उसमें आप ऐड करना चाहें कि किसी पेशेंट को अगर दौरा पड़ा, जो बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं उसकी मदद के लिए? देखिए, जो लोग भी देखते हैं सीजर को, उनके लिए बहुत फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस होता है वो कि किस तरह दौरा हुआ। तो
स्पेशली GTCS जो जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर जिसको हो रहा है उसके पेशेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा यदि आपके आसपास किसी को भी दौरा आ रहा है तो सबसे पहले उसको थोड़ा टेढ़ा कर दें, क्योंकि यूजुअली उस दौरे के टाइम पर झाग निकलने के चांसेस रहते हैं, फ्रॉदिंग होती है और वो एस्पिरेट हो जाता है तो वो सांस में तकलीफ होती है, सांस रुक सकती है। तो टेढ़ा कर दें जिससे कि वो झाग जमीन में निकल जाए। दूसरा चीज, उसकी क्लोथ्स अगर टाइट हो बहुत ज्यादा तो उनको थोड़ा ढीला करें। तीसरा चीज, उसके आसपास बहुत घेरा ना बना के उसको बहुत क्लोज स्पेस ना करें, थोड़ा खुला करें, आसपास ना खड़े हो ज्यादा लोग, एक तो जिनको कंट्रोल करना है, जिनको हेल्प करनी है वो खड़े हों जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई उस एनवायरनमेंट में ठीक रहे। चौथी चीज जो इसमें ध्यान रखने की है कि उसके आसपास कोई नुकीली चीज हो, क्योंकि दौरे के टाइम मरीज को होश ना होने की वजह से बहुत तेजी से एक्टिविटी होती है, तो आसपास कोई नुकीली या गिरने वाली चीज हो बेड के सिरे पे हो तो उस सबको कंट्रोल करके साइड में कर दें जिससे कि वो गिरे नहीं और नुकीली चीजों से कहीं लगे नहीं। चौथी चीज जो नहीं करनी है, नहीं करने में जीभ दांत भिंच रहे हैं तो उसके अंदर चम्मच या कुछ और डालने का कोशिश नहीं करें। दौरे के टाइम पर जीभ कटती है यूजुअली कुछ मरीजों में GTCS वालों में, तो उसको लेके भी घबराने का चीज नहीं, वो ठीक हो जाएगा, आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करें उसके लिए। तीसरा चीज जो मैंने पहले भी बताया कि जूता सुंघाने का या प्याज सुंघाने का उसका वो नहीं करें, ये सब चीजें नहीं करनी होती हैं। और इस तरह से यूजुअली दौरा 1 से 2 मिनट के अंदर ही कंट्रोल हो जाता है, तो उस बीच में आपको केवल मरीज की हेल्प करने के लिए सब चीजें करनी है। उसके बाद दौरा कंट्रोल होने के बाद तुरंत उसके अपने नियर बाई हॉस्पिटल में आप लेके जाएं जहां उसका प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके। तो आखिर में सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए कि वो एपिलेप्सी अगर किसी को है उनके लिए, और जो नहीं है जिनको, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सोसाइटी से चाहूंगा कि एपिलेप्सी को स्टिग्मेटाइज नहीं करें, कि हम लोग उनको आइसोलेट कर देते हैं एपिलेप्सी पेशेंट को कि ये एक फैलने वाली बीमारी है या भूत प्रेत की बीमारी है या जो मिथ्स हैं इन सब के बारे में। तो स्टिग्मेटाइज नहीं करके हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट करके उनको नॉर्मल लाइफ स्पैन लेने में हेल्प कर सकते हैं। वुमेन, चिल्ड्रन, उन सब की भी हेल्प करके उनको मैरिज में या इस सब में छुपाने की बात नहीं है, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस इतने अच्छे अवेलेबल हैं कि बहुत लेस साइड इफेक्ट के और नॉर्मल लाइफ स्पैन कर सकते हैं। तो उसमें उसको आप पहचानने में मदद करें, अगर पहचानते हैं, आप उनको जानते हैं तो डॉक्टर के पास लेके जाएं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को अवेल करें। नंबर 1। नंबर 2, कभी भी किसी को आपके सामने सीजर आ रहा हो तो घबराएं नहीं, जो मैंने तरीके बताए, क्योंकि सीजर यूजुअली लेस देन 1 मिनट या 2 मिनट्स में अपने आप विड्रॉल हो जाता है, तब उसको उस टाइम पे हेल्प करें और साथ में तुरंत अपने नियर बाई हॉस्पिटल लेके जाएं जिससे कि उसको कोई और गंभीर समस्या ना रहे। नंबर 3, आप सबके लिए anyone with brain can have epilepsy, जिसको भी भगवान ने ब्रेन दिया है, क्योंकि ब्रेन की वजह से होने वाली बीमारी है, उसको सीजर हो सकते हैं, एपिलेप्सी हो सकती है। साथ में anyone with brain can have patient with epilepsy, जिसके पास ही ब्रेन है वो उसको हेल्प डेफिनेटली करेगा, कर पाएगा, उनको काफी हेल्प मिलेगा। सो यही मेरा आपके लिए मैसेज है कि स्पेशली उसको स्टिग्मेटाइज ना करके उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को अवेल करने में हेल्प करें, और कभी भी किसी को सीजर आए तो घबराएं नहीं, कुछ सावधानियां बरतें। एक और चीज मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट के साथ कॉमनली होता है, क्योंकि इनकी दवाइयां लंबे समय तक चलती हैं, आप अगर सिंगल ड्रग भी मिस करेंगे एपिलेप्सी की या दौरे की तो आपको दौरा होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ड्रग को मिस नहीं करें, दवाई को मिस नहीं करें, प्रॉपर तरीके से उसको लें, जैसे जैसे आपके डॉक्टर ने बताया वैसे ही उसको फॉलो करें और नींद पूरा लें। इन 2 चीज़ों को हम कंट्रोल करेंगे तो अपना एपिलेप्सी के साथ आप नॉर्मल लाइफ स्पैन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना समय हमें दिया और एपिलेप्सी से जुड़ी इतनी भ्रांतियों के बारे में बताया कि ये सब जो है गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ये भी हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। हेल्थ से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर लिखिए, हम जल्दी उस पर एक्सपर्ट से बातचीत लेकर आएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।